Assalamu alaikum. As you know, we are discussing the indicators of the development और indicators of development में हमने जो सबसे पहला indicator आता है that is health indicator, and we have discussed it in the previous lecture about the health indicator, and today we are going to discuss an important indicator of the development, that is education. तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पेरेंट्स या आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो रोज़ाना आपको ये बात कहते हैं कि तालीम हासिल करो एंड अटेन गुड एंड वेल एजुकेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे क्यों है, क्यों ये बात रोज़ाना कही जाती है टीचर्स के द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा, या जितने भी हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जब भी हमें मिलते हैं तो पहली बात उनकी यही होती है कि आप तालीम हासिल करो, आप एक अच्छी तालीम, एक गुड एजुकेशन आप हासिल करो। तो ऐसा क्यों है? क्या हमने कभी ऐसा सोचा है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ये जो एजुकेशन होता है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी बनाने में, हमारी दुनिया बनाने में, हमारा स्ट्रक्चर बनाने में, हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने में। तो ये पूरा जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल बनता है। सो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेक आवर लाइफ बेटर, हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाती है। By imparting skills and knowledge, it increases the efficiency and capacities of the person. तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है। सो एजुकेशन इज ए गुड कंट्रीब्यूटर इन द सोसाइटी। तो एक समाज में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, because it enhances the cultural richness and increases the efficiency of the governance also. तो ये जो एजुकेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कौम को अगर आपको देखना होगा, कोई कौम कितनी महज़्ज़ब है, कोई कौम कितनी सिविलाइज्ड है, तो सबसे पहले वहाँ की एजुकेशन को देखा जाता है कि उस कौम के पास कितनी तालीम है, उस कौम के पास कितनी एजुकेशन है, उस कौम के पास कितनी नॉलेज है। सो अगर हम किसी इंसान की सिविलाइजेशन को देखेंगे, अगर हम किसी इंसान की उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर हम किसी इंसान के वेलबींग को देखेंगे, तो सबसे हम उसकी एजुकेशन को देखते हैं, हम सबसे पहले हम उसकी नॉलेज को देखते हैं। तो इस एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट का एक प्लान आया था, तो इसमें गवर्नमेंट ने वेरियस जो स्कीम्स हैं at different levels, at various levels, those schemes were introduced in the education scenario in India. आज भी अगर हम देखेंगे तो इस एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, एक बुनियादी हक एक बच्चे का बनाया गया है, एक यूनिवर्सल एजुकेशन। Government is bound to provide the well education to the children, free and compulsory education to the children from the age of 6 to 14 years. तो ये तालीम, इसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितनी ज़रूरी है। यानी ये जो एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सबसे पहले एक फंडामेंटल राइट करार दिया आर्टिकल 21 में, यानी राइट टू लाइफ में। तो राइट टू लाइफ जो है ज़िंदगी का हक, जो आपको जीने का हक, उसमें एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन अगर हम किसी इंसान को रखेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसकी ज़िंदगी नहीं है। तो उसके बाद फिर लेटर ऑन एक अमेंडमेंट लाई गई जिसके ज़रिए इस एजुकेशन को आर्टिकल 21A में जगह दी गई। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रॉम टाइम टू टाइम इस एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इस इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स लाई गई फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लिटरेसी रेट थी वो बढ़ गई। दैट लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम, देखिए 1951 की अगर हम बात करेंगे तो 1951 में जो लिटरेसी रेट थी इंडिया की वो खाली 18% थी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे 2011 की,
तो 2011 की सेंसस के मुताबिक जो इंडिया की लिटरेसी रेट थी दैट वाज 74.4%। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो कितनी बढ़ गई है फ्रॉम 1951 टू 2011। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया कि फ्रॉम टाइम टू टाइम किस तरह से उन्होंने एफर्ट्स लगाई। तो लिटरेसी जो है इट इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ आल्सो द नीड ऑफ द सिटीजंस टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। तो लिटरेसी जो है अगर हम बात करेंगे लिटरेसी अमंग द मेल्स एंड फीमेल्स देयर इज स्टिल अ गैप बिटवीन द टू। तो मेल्स की अगर हम बात करेंगे उनकी एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 50% हायर दैन दैट ऑफ द फीमेल्स। एंड अगर हम रूरल और अर्बन को कंपेयर करेंगे इन अर्बन एरियाज द लिटरेसी रेट इज़ सम ऑफ 50% हायर दैन द रूरल एरियाज। तो हर स्टेट में लिटरेसी रेट इक्विवेलेंट नहीं है। अगर हम बात करेंगे केरला में तो केरला में लिटरेसी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है इन इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाता है हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है इंडिया में, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया वो केरला में है। तकरीबन 96.6% जो है दैट इज लिटरेसी रेट इन केरला। सबसे हाईएस्ट जो स्टेट है इंडिया में जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है दैट इज़ 96.6% इन सम एरियाज इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द केरला। और जहाँ तक लोवेस्ट लिटरेसी रेट की बात है तो सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है वो है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे कुछ एरियाज में ओनली 30% लिटरेसी रेट है। देयर आर सम एरियाज इन द मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश वेयर द लिटरेसी रेट इज just 30%, which is far below the average literacy rate. जहाँ तक वेरियस एजुकेशन स्कीम्स की बात है या वो वेरियस जो यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन में बहुत सारी पॉलिसीज़ को लाया गया। तो प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है दैट हैज़ एक्सपेंडेड और प्राइमरी स्कूल सिस्टम को तकरीबन हर मोहल्ले हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया। एंड देयर आर ऑलमोस्ट 500,000 प्राइमरी स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। 500,000 primary schools. There are almost 500,000 primary schools across India. और ये जो ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स है दिस हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ द स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। तो हम ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि एजुकेशन में कितना खर्चा एक गवर्नमेंट उठा सकती है। 1952 से 2010 की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम जो पहले 7.92% जो था द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन दैट हैज़ इंक्रीज टू 11.1% as percentage of GDP increases from 0.6 to 3.25%. तो एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे दैट टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर एंड द शेयर ऑफ द हायर टर्शियरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग लाइक कॉलेजेस पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटीज इज द लीस्ट। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिनके ज़रिए एजुकेशन सेक्टर को उजागर किया गया। एजुकेशन में बहुत सारी स्कीम्स लाई गई और सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम जो इस वक्त हमारे सामने है जिसको हम कहते हैं SSA। तो SSA का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो स्कीम है that has been launched by the government of the India from the year 2000 to 2002 in the year 2001। और इसी तरह से बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास हैं। रमसा एक है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
तो ये भी एक स्कीम है। इस तरह से मिड डे मील स्कीम है। तो बहुत सारी स्कीम्स है। तो आज के दौर में एक और स्कीम को लाया गया एसएसए और रमसा को मिला के, जिसको हम कहते हैं समग्रा। तो बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि एसएसए स्कीम जो है दैट वाज लॉन्च इन द ईयर 2001, और इसका अब मतलब है कि हर बच्चे को एक्सेस दी जाए जो कि रूरल एरियाज में या कई अर्बन एरियाज में जिनको एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, और रिटेंशन और क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, दैट वाज एट द एलिमेंट्री लेवल, दैट वाज द मैन फोकस ऑफ द एसएसए। और एसएसए में ड्रॉप आउट, जो जितने भी ड्रॉप आउट्स उनको देखा जाता था, वाई दे हैव बीन गर्ल ड्रॉप आउट और द मेल ड्रॉप आउट्स नॉट एक्सेस टू द एजुकेशन, और उन चिल्ड्रन को एक्सेस दी गई अंडर द सर्व शिक्षा अभियान और वेरियस स्कूल्स एट द डोर स्टेप्स। सो एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड एट द डोर स्टेप्स, वेरियस स्कूल्स वर established at the doorsteps of the children, और उनके मोहल्लों में, उनके घरों में इस स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया गया। और इसी तरह से 2009 में एक और स्कीम आई जिसका नाम है रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। It was introduced in 2009, and the objective of the scheme is to enhance access to the secondary education and to improve its quality by the year 2017। और इसी तरह से एक और स्कीम को लॉन्च किया गया जिसको हम कहते हैं मिड डे मील। कभी क्वेश्चन आता है, ये जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम जो है ये कब लॉन्च की गई? इट वाज लॉन्चड इन द ईयर 15 अगस्त 1995। तो 15 अगस्त 1995 को एक स्कीम लॉन्च की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं मिड डे मील स्कीम। और इसका मकसद जो था टू एनहांस द एनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल लेवल अमंग द चिल्ड्रन। देखा गया था कि बच्चे जो हैं वो स्कूल क्यों नहीं आते हैं, वो स्कूल से क्यों भाग जाते हैं, स्कूल में क्यों नहीं रहते हैं। ऐसा देखा जाता था कि उनके पास न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं था। बच्चे कमाने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए जाते थे, बाहर जाते थे भीख मांगने या कुछ और चीज़ करने के लिए बाहर जाते थे, स्कूल में नहीं रहते थे। उसके बाद 1995 में इस स्कीम को लाया गया सो दैट देयर इज़ मैक्सिमम इनरोलमेंट, और बच्चों को वहीं पे स्कूल पे रखा जाए, उनकी अटेंडेंस को लाजमी बनाया जाए, और उनको खाने पीने का इंतज़ाम भी वहीं पे स्कूल में ही किया जाए। और इस स्कीम के तहत एवरी चाइल्ड इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल वाज सर्व्ड अ प्रिपेयर्ड मिड डे मील the minimum content of 300 calories of energy, 300 calories of energy, और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन पर डे उसको दिया जाता था फॉर ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 200 डेज। तो ये प्राइमरी स्टेज तक था, लेकिन उसके बाद इसको इन्हांस किया गया अप टू मिडल स्कूल में, यानी अप टू एट्थ तक। ये जो जितने भी बच्चे मिडिल स्कूल्स में या प्राइमरी स्कूल्स में जितने भी बच्चे थे उनको इस स्कीम से फ़ायदा दिया जाता था। देयर इज़ आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, or vocational streams have been developed in equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skill। और आज के दौर में अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज किए जाते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स को लागू किया जाता है, स्कूल्स में लागू किया गया है। फॉर एग्जांपल इन हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, इन एवरी हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल देयर इज ऑलमोस्ट 1 or 2 वोकेशनल सब्जेक्ट्स, और इन वोकेशनल सब्जेक्ट्स में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सिखाया जाता है, और बच्चों को ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। सो दिस इज द सेकंड इंडिकेटर, this education, it's a second important indicator of the development of economy in India। और इसके बाद हमारे पास दो और सेक्टर्स रहते हैं, दो और इंडिकेटर्स रहते हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी है, एंड वी विल डिस्कस देम टुमारो इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।